हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सर्जन क्लासेस से सीए जुगल किशोर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो सीए फाउंडेशन में आप लॉ की तैयारी करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल वे में आपको स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न नहीं आने वाला, डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं। तो आपको जो लिखने की स्टाइल है वो आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको नोट्स बनाकर इस टाइप से कुछ हाइलाइट्स वर्ड बना के दूंगा। ये हाइलाइट्स जो मैंने किए हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको आपको लर्न करना होगा। उससे आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत इजी आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चैप्टर बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं आज अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो अपना यूनिट 1 में आता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन बताती है। और ये क्या कहती है? एन एग्रीमेंट which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law is contract. ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो सेक्शन 2H में एक्ट में लिखी हुई है। अब देखो, हम एक्ट की लैंग्वेज यूज करेंगे, वगैरह वगैरह बातें बाद में करेंगे। पहले एक बेसिक आपका क्लियर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपने जीवन में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। 12th तक आपके कोर्स में था नहीं, सुना हुआ जरूर है। आपस में हंसी मजाक में बच्चे बात भी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं यार अपन दोनों। तो वो आज होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले एक बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। क्या आपने अपने जीवन में कॉन्ट्रैक्ट किया है? बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपने अपने जीवन में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? अब बच्चे सोचते हैं सर हमने कब कॉन्ट्रैक्ट किया? अरे भाई, तुम हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम बस में बैठकर कहीं जा रहे हो, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम होटल में खाना खाने गए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दो पार्टीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी मैटर पे डिस्कशन करके एग्री होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। अब एक्ट की बात करें तो एक्ट कह रहा है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा क्या हो, एनफोर्सेबल हो। तो आपके लिए फिर एक नया शब्द आ गया कि सर एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो क्या हो, एग्रीमेंट हो। समझ में आ रहा है? तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। मैं इस डेफिनेशन से एक वर्ड बना रहा हूं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट all agreement are not contract। अभी आप ये समझने की कोशिश मत करो कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आप तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे चलो। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2H में दी गई। सेक्शन 2H कहती है कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर पहुंचने के लिए ये रास्ता पार करना पड़ेगा, एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक लाइन लिख दी जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। उसमें लिखना कैसे क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। एक बेसिक बात समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये
कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो क्या बन चुका है, एग्रीमेंट। पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। इसका मीनिंग समझ लो बच्चों कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बताओ, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो वो एग्रीमेंट है लेकिन लॉ के द्वारा क्या नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो आगे बढ़ेगा नहीं। इस फॉर्मूले को जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। बट ये बताओ एग्रीमेंट क्या है? तो अब हम बात करते हैं किसकी, एग्रीमेंट की, कि सर एग्रीमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या होता है, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, एक्ट की लैंग्वेज बताऊं, उससे पहले आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूं कि आप मान लीजिए किसी के साथ कोई भी बात करते हो, कोई डील करते हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो या दोस्तों के साथ मिलके आपने तय किया कि चलो कहीं पे पार्टी करने चलते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सामने वाले को क्या करने वाले हो, ऑफर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सामने वाले को क्या करोगे, आप ऑफर करोगे। जैसे आपको दुकान से कोई चीज खरीदनी है, शॉपिंग करनी है, तो सामने वाले को जाके बोलोगे भैया ये प्रोडक्ट मेरे को देना, ये आपने क्या किया, ऑफर किया। तो कॉन्ट्रैक्ट की पहली सीधी क्या बनती है, ऑफर। आपने ऑफर किया, सामने वाले की क्या जरूरी है, एक्सेप्टेंस आनी जरूरी है, सामने वाले की एक्सेप्टेंस आनी जरूरी है। मुगल काल में ऑफर को बोलते थे इजाब और एक्सेप्टेंस को बोलते थे कबूल है। तो सामने वाला जब तक कबूल नहीं करेगा आपकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऑफर कोई मायने नहीं रखता। अगर आप किसी को ऑफर कर देते हो कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और सामने वाले की एक्सेप्टेंस नहीं है तो किससे शादी करोगे भाई। तो जो ही ऑफर को क्या मिलती है, एक्सेप्टेंस, तो ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस। क्या बन जाता है, ये प्रॉमिस। ये बात समझ में आ रही है। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको सामने वाले को क्या करना होगा, ऑफर करना होगा। सामने वाले को क्या करोगे, ऑफर करोगे, और फिर सामने वाला क्या करेगा, आपको उस ऑफर की एक्सेप्टेंस देगा। और सर वो मना कर दे, तो मैंने किसी को कहा कि क्या मुझसे शादी करोगे, उसने कहा नहीं करूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्सेप्टेंस के नहीं बनता। किसी को सर हम बंदूक दिखा के हाँ करवा लें तो इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री का मतलब विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फ्री एक्सेप्टेंस। आपने किसी को ऑफर किया, सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है, वो उसने आपको अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो फिर क्या बन गया, प्रॉमिस। अभी भी देखो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ये सिर्फ क्या बना है, एक प्रॉमिस बना है आपका और उसका। एक वादा हो गया कि हम दोनों ये काम करने के लिए क्या है, रेडी हैं, ये प्रॉमिस बन गया। अब देखो वादे क्यों किए जाते हैं, प्रॉमिस क्यों किए जाते हैं, तो एक गाना भी आया हुआ है कि वादा है वादे तो तोड़ दिए जाते हैं। और मजेदार बात है कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया और उसको तोड़ दिया तो कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लीगल इफेक्ट कब आएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हो। प्रॉमिस को तोड़ने से कुछ नहीं होता सर, पर हमने तो रामायण में पढ़ा था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो ये रघुकुल रीत थी ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रीत नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई। आपको क्या करना है, इस प्रॉमिस को जब तक क्या नहीं मिलेगा, कंसिडरेशन, क्या नहीं मिलने वाला, कंसिडरेशन। जब तक प्रॉमिस को कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। बात समझ रहे हो सर, कंसिडरेशन क्या होता है, शॉर्टकट में बोलूं, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ।
अगर आप मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे होगे, सर मुझे आपने मेरे को ऑफर किया कि सर आपकी कोचिंग में मुझे पढ़ना है, और मैं कहता हूँ हाँ बेटा पढ़ा देंगे, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, आपने ऑफर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना मेरे भाई, प्रॉमिस बना है। अब बदले में आप मुझे कुछ दोगे और मैं आपको कुछ दूंगा, मैं अपना टाइम दूंगा, अपनी स्टडी जो आपको करवानी है वो कोर्स करवाऊंगा, आप मुझे उसके बदले में पैसे दोगे। तो ये क्या बनता है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। आप कहेंगे सर ये कंसिडरेशन हमेशा मॉनेटरी होना चाहिए, पैसों में होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा समथिंग इन रिटर्न। आप किसी भिखारी को भीख देते हो, वो आपको दुआ आशीर्वाद देता है, ये भी कंसिडरेशन है। तो प्रॉमिस को जब तक कंसिडरेशन नहीं मिलेगा ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो ही प्रॉमिस को कंसिडरेशन मिल जाएगा ये क्या बन जाएगा? ये एग्रीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। अब एग्रीमेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2E, सेक्शन 2E में डेफिनेशन क्या दी गई है? एवरी प्रॉमिस एंड every set of promise, every promise and every set of promise which form consideration for each other। तो देखो इन्होंने कहा क्या चाहे एक आपने प्रॉमिस किया हो या एक से ज्यादा प्रॉमिस किए हो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। और मेरा प्रॉमिस, आपका प्रॉमिस, दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या है? कंसिडरेशन। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, आपको सीए फाउंडेशन की अच्छे से तैयारी कराऊंगा, आपने भी प्रॉमिस किया कि सर मैं बदले में आपको पैसे दूंगा। तो हम दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। इस एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्टकट में फॉर्मूला बना दिया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होगा? एग्रीमेंट। तो सर एक बात बताओ, हम कंसिडरेशन नहीं दे तो, अगर हम कंसिडरेशन नहीं दे तो आप कह रहे हो कंसिडरेशन देना पड़ेगा, तो साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 25 बहुत सिंपल शब्दों में एक बात कहती है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। भूखे पेट भजन नहीं होते भैया, समझ में आ रहा है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। इसलिए एग्रीमेंट कब बनेगा? जब प्रॉमिस के साथ क्या हो? कंसिडरेशन हो, तो ये एग्रीमेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई। और अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जैसा कि आपने अभी पढ़ा, अगर वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा क्या हो? एनफोर्सेबल हो, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये एक मैंने आपको बेसिक सी बात बताई। अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे वो बताना। आपने किसी पर्सन को ये कहा कि क्या आप मुझे अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचेंगे, और उस पर्सन ने कहा हाँ जी मैं आपको अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचने के लिए एग्री हूं। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? तो यहां पर देखिए स्टेप टू स्टेप चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, आपने क्या किया? उसको ऑफर, किस चीज का ऑफर किया? कार खरीदने का, और प्राइस भी सेट है, कार भी फिक्स है, बातें तय हो गई। सामने वाले ने क्या दे दिया? एक्सेप्टेंस। आपके और उसके बीच में क्या बन गया? ये प्रॉमिस। क्या बन गया? ये प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को क्या चाहिए? कंसिडरेशन। क्या चाहिए? कंसिडरेशन। आप क्या कर रहे हो? आपको कार मिल रही है, ये आपके लिए कंसिडरेशन है। सामने वाले को क्या मिल रहे हैं? 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या बन गया? ये एग्रीमेंट। अब बताओ फॉर्मूला नंबर 3, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि कार को खरीदना इलीगल नहीं है, कार को खरीदना इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके लिए समझने वाली बात हो गई कि सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे ये तो समझ में आ गया, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ऑफर करना होगा। ऑफर को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। तो देखो सेक्शंस भी लर्न करनी हो
सर हमें लर्न करनी होंगी, बिल्कुल करनी होंगी। देखो एमसीक्यू का जमाना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आएंगे, आप जितना बढ़िया लिखोगे उतने बढ़िया मार्क्स आएंगे। मैं आपको नोट्स में हाईलाइट करके कीवर्ड्स बताऊंगा, वो उनको आप जरूर लर्न करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, ऑफर। ऑफर के सेक्शन बोलो 2A। ऑफर को क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस। बताओ कॉन्टेक्ट करने के लिए ऑफर को क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस। जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी ऑफर की कोई वैल्यू नहीं। अल्फाबेटिकल भी चलेंगे तो ए के बाद क्या आता है, बी। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 2B में। बात समझ में आ गया। ए के बाद क्या आएगा, बी। ऑफर के बाद क्या आएगा, एक्सेप्टेंस। जो ही आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये क्या हो जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस की डेफिनेशन भी सेक्शन 2B में है। प्रॉमिस की डेफिनेशन भी किसमें, सेक्शन 2B में। क्योंकि क्या कहती है सेक्शन, कि मैंने प्रपोजल या क्या कह दो, ऑफर। ऑफर का अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, प्रपोजल। व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस। जब प्रपोजल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या करना होगा, ऑफर या प्रपोजल। प्रपोजल की सेक्शन 2A। अल्फाबेटिकल चलेंगे, ए के बाद आता है बी। प्रपोजल को क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की सेक्शन है 2B। और जो ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस की सेक्शन कौन सी है, 2B। ये बात समझ में आ गया। आप देखोगे कि सर एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस एक ही सेक्शन है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है एक्ट में, कि व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड ही बिकम्स प्रॉमिस। तो जब तक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। और जो ही प्रॉमिस बन जाता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है बच्चों। किसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, ऑफर देने वाले की भी, ऑफर करने वाले की भी। दोनों लोग अपने आप में क्या हो गए, चेंज हो गए। एक होता है कौन, ऑफरर। एक होता है ऑफरर और एक होता है कौन, ऑफरी। ऑफरी जो ऑफर करता है, होमैक्स, और जिसे ऑफर किया जाता है, टू होम, जिन्हें ऑफर किया जाता है। ये सिचुएशन होती है बच्चों कब, जब आपने ऑफर किया लेकिन जो ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो एक बहुत ही बढ़िया इसमें एक डायलॉग है कि मान लीजिए ये एक गन पाउडर है यानी बारूद है, और ये मेरे पास में एक माचिस की तिल्ली स्टिक है, मैच स्टिक है। तो मैं उसको यहां से बंद करके फेंक रहा हूं। तो देखो माचिस जलाने से कुछ नहीं होगा, उस गन पाउडर के भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ही यहां से माचिस जल्दी जल्दी आके इसके टच हो गई, किसके टच हो गई, गन पाउडर के, तो क्या हो जाएगा, विस्फोट। अब बताओ बचा क्या, विस्फोट होने पे क्या बचा, ना तो वो आपकी मैच स्टिक बची, ना ही आपका गन पाउडर बचा। तो फिर क्या है, सब ऐसे ही जब तक ऑफर था तब तक कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जो ही इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या हुआ, ये ऑफरर ऑफरर नहीं रहा, क्योंकि अब चीजें बदल गई, अब ये प्रॉमिस बन गया। तो ऑफरर बन गया प्रोमिजर, ऑफरर बन गया प्रोमिजर, और ऑफरी बन जाएगा प्रोमिजी। ऑफरर बन गया प्रोमिजर और ऑफरी बन जाएगा प्रोमिजी। और ये बात आपकी सेक्शन 2C में लिखी हुई है। तो बताओ सेक्शन 2C में किसकी डेफिनेशन है, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। हमेशा ध्यान रखना ऑफरर ही प्रोमिजर होता है, उस टाइप से नहीं सोचना है कि सर प्रोमिजर तो होता है जो वचन देता है, जिसने प्रॉमिस किया, नहीं, जिसने ऑफर किया है वो एक्सेप्टेंस के बाद हमेशा क्या बनता है, प्रोमिजर। और जिसको आपने ऑफर किया था, ऑफरी, एक्सेप्टेंस के बाद क्या बनता है, प्रोमिजी। ये ही आपको ध्यान रखना है। ये सेक्शन 2C हो गई। सी के बाद अल्फाबेटिकल चलते हैं डी। प्रॉमिस को क्या चाहिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन किसमें है, सेक्शन 2D में, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्टकट में क्या समझ लो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। और जो ही 2D के बाद प्रॉमिस को कंसिडरेशन मिला तो क्या बन गया, ये एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की सेक्शन है 2E, जो मैं आपको यहां बता चुका हूं। एग्रीमेंट की सेक्शन क्या है, 2E। तक समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी मैंने खाली रिलेवेंट सेक्शंस बताइए, पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
कि साहब ये एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो तो ही क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, आपके पिताजी आपको लेकर बड़े एक्साइटेड हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा सीए बन जाएगा तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, इसका करियर सेट हो जाएगा। तो आपके पिताजी ने आपको ऑफर किया कि बेटा अगर तू सीए फाउंडेशन में मेरिट में आएगा तो मैं तुझे एक कार दिला दूंगा। तो साहब आप भी कार के जोश में लग गए और आपने फुल मेहनत करी और आप रैंक में आ गए। रैंक में आने के बाद आपने अपने पिताजी को कहा कि पापा आपने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्टेंस दी थी। तो क्या बन गया था, प्रॉमिस। कंसिडरेशन भी था कि देखो आपका बेटा सीए बन जाएगा और मुझे मेरी कार मिल जाएगी। तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब आपके पिताजी पलटी मार गए, बोले यार वो तो मजाक कर रहा था, नहीं दूंगा। अब बताओ आप कोर्ट में जा सकते हो क्या? सामने वाले ने बात करके मुकर रहा है, क्या आप कोर्ट में जा सकते हो क्या? सर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये एग्रीमेंट तो था पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि ये लॉ के द्वारा क्या नहीं था, एनफोर्सेबल नहीं था। तो सर लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल कब होता है, हम इसका क्या मीनिंग समझे? अच्छा, मैंने मेरे अनुभव से ये देखा है, मैं पिछले 20 सालों से स्टडी करवा रहा हूं, मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि बच्चे इसका मीनिंग ये समझते हैं कि सर स्टाम्प पेपर पे हो और साइन हो तो ही एनफोर्सेबल वाई लॉ है, कोर्ट में जाके उसको एक्सेप्ट कराएं तो ही कॉन्ट्रैक्ट है। भैया ऐसा नहीं सोचना, कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो इम्प्लाइड भी होता है। आप देखो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया, जबकि वो कब उनके इंस्टीट्यूट गया, बस, और गुरु ने दक्षिणा मांग ली, उसने अंगूठा काट के दे दिया। तो कहने का मतलब इम्प्लाइड बाई इम्प्लाइड बिहेवियर से भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, मुंह जवानी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दो। तो सिर्फ फिर हम ये कैसे समझें कि एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा? पहली कंडीशन, कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो बताओ कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एक अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा क्या नहीं हो, एनफोर्सेबल नहीं हो। एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो, समझ में आ रहा है? तो वो क्या बनेगा बताओ? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, इसका मतलब वो केवल क्या है, वो केवल एग्रीमेंट है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लीगली तो कोई वैल्यू हुई नहीं ना, अपने आपस में ही तो बात करी है। इसे इसको क्या नाम दे देंगे, वॉइड एग्रीमेंट। क्या नाम दे देंगे, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की सेक्शन है 2G। अब बताओ वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल कब होगा, जब वो लीगल हो। कब नहीं होगा, जब वो इलीगल हो। आप कहें सर समझे नहीं हम, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। राम ने श्याम को ये कहा कि हम बैंक डकैती करेंगे, यानी कि हम बैंक को लूट लेते हैं, बैंक में घुस जाते हैं, बंदूक ले जाते हैं और उसको लूट लेते हैं, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। श्याम को ये बात समझ में आ गई, ठीक है, और दोनों बैंक पहुंच गए लूटने के लिए। मुझे ये बताओ, राम ने ऑफर किया, बिल्कुल किया। श्याम ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल किया। कंसिडरेशन है, बिल्कुल है साहब, दोनों पैसे को बांटेंगे। तो ये एग्रीमेंट तो बन गया। तो सर हाँ, ये तो इसका मतलब कि हम जो रोजमर्रा के जीवन में जो भी काम करते हैं, दो साथ में घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब एग्रीमेंट है। यस, एवरीथिंग इज एग्रीमेंट इफ देयर आर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो वो सब एग्रीमेंट है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो इलीगल है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब वो काम कैसा हो, किया जाना पॉसिबल हो। कैसा हो, पॉसिबल काम हो। आप कहेंगे सर मतलब
मैं आपको ये कहता हूं कि आप मेरी मरी हुई गाय को जिंदा कर दो, मेरी मरी हुई गाय को जिंदा कर दो, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने आपको क्या किया, ऑफर, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट, क्या बन गया, प्रॉमिस, कंसिडरेशन भी है, मैं 5 लाख दे रहा हूं और मुझे मेरी गाय मिल जाएगी, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। पर ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जो भी इम्पॉसिबल एक्ट होते हैं, जो हो ही नहीं सकते, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, वो वॉइड रहते हैं, शुरू से वॉइड रहते हैं, क्योंकि वो लोग के द्वारा इन्फोर्सेबल होंगे ही नहीं। और एक सबसे मजेदार बात जो आपको समझने की जरूरत है, यहां आपको देखना है इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। ये आप ध्यान से सुन लेना कि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? इसको मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें फिट करो। आपके पिताजी ने आपको एग्जाम पास करने पर, सीए बनने पर या फाउंडेशन पास करने पर आपको कार दिलाने का वादा कर दिया और आपने हाँ भी कर दी। तो अब बताओ, आपके पापा ने आपको ऑफर किया, बिल्कुल किया, आपने एक्सेप्टेंस दी, बिल्कुल दी, क्या बन गया, प्रॉमिस, कंसिडरेशन है, बिल्कुल है, आपको कार मिल जाएगी, उनको उनका बेटा पास मिल जाएगा, कंसिडरेशन भी है, क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब बताओ ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन रहा? पिताजी पलटी मार दे तो आप केस क्यों नहीं कर पा रहे? ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन रहा? इसका बहुत सिंपल सा है, क्या पिताजी के द्वारा अपने बेटे को कार दिलाना इलीगल है? नहीं सर, इलीगल तो नहीं है। क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन उनका इंटेंशन एक दूसरे को लीगली तौर पर बाउंड करना नहीं था। समझ में आ रहा है? तो अगर इंटेंशन, इफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज, if intention of parties are not to be bound with each other, अगर वो एक दूसरे के साथ बाउंड होना नहीं चाहते हैं तो वो तो हंसी मजाक हो गया, और हंसी मजाक कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाई, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आज आपको मेरे हिसाब से एक बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। यहां तक की बातें क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। बच्चों, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसमें आपकी टोटल सेक्शन जो है वो 266 सेक्शंस हैं। टोटल कितने सेक्शंस हैं? 266। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो हम ले रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका ब्लॉक है सेक्शन 1 to 75। और दूसरा हम जो ले रहे हैं इसका नाम है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इस ब्लॉक का नाम है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। यहां पढ़ने वाले हो 76 से लेकर 266, ठीक है। और जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं वो है सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। अब देखो 76 से 266 का भी ब्लॉक बता देता हूं। 76 से लेकर 123 की जो सेक्शंस हैं वो है सेल ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, माल को खरीदना बेचना, ये भी एक तरह का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 124 से लेकर 125 का जो मामला है ये मामला है इंडेमिनिटी का, इंडेमिनिटी का। क्लियर है? सेक्शन 76 से 123 है सेल ऑफ गुड्स और 124 से 125 क्या है? इंडेमिनिटी का।
इसके बाद में बच्चों 126 से 147, सेक्शन 126 से 147 ये मामले आते हैं गारंटी के। ये मामले किसके आते हैं? गारंटी के। इसके बाद बच्चों 148 से 181 ये आपका जो मामला है, देखो बच्चों पहले आपको बताऊं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब समझ के माल को खरीदना बेचना। इंडेमनिटी क्या होता है? जैसे मान लो आपने अपना इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, बाइक एक्सीडेंट होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, इसको कहते हैं इंडेमनिटी। एक होता है कि आप बैंक्स में लोन लेने गए और बैंक वाले ने कहा भाई मैं लोन तो दे दूंगा पर बदले में तू हमें किसी की गारंटी दिलवा कि अगर तू पे नहीं करेगा तो वो पे कर देगा। तो इसमें तीन पार्टी हो गई, आप, बैंक और एक गारंटी देने वाला, तो उसको कहते हैं गारंटी। 148 से 181 को अपन कहते हैं बेलमेंट। क्या कहते हैं? बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है? जैसे आप कहीं पर टूर ट्रेवल के लिए घूमने के लिए चले गए, कहीं पे आप ट्रेवलिंग करने गए, तो आपने एक टूर ट्रेवल वाले से एक टैक्सी हायर कर ली, टैक्सी किराए पे ले ली, तो क्या आप मालिक बन गए? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? सर हम घूम फिर के आएंगे, फिर उसको उसका पैसा दे देंगे, उसकी कार उसकी हो जाएगी, लेकिन तब तक यूज तो आप कर रहे हो। इसको कहते हैं बेलमेंट, कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज करना फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पज। जो ही वो पर्पज पूरा होगा वो चीज उसको वापस लौटा दोगे, इसको कहते हैं अपन क्या? बेलमेंट। समझ में आ रहा है? और इसके बाद 182 से 238 तक की जो सेक्शन है वो होती है एजेंसी। एजेंसी एक रिलेशन है दो लोगों के बीच का, एक का नाम है प्रिंसिपल और एक का नाम है एजेंट। एजेंट के द्वारा किए गए काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल। और बच्चों 239 से 266 के जो मामले हैं वो मामले हैं पार्टनरशिप के। वो मामले किसके हैं? पार्टनरशिप के। अब जरा गौर फरमाना मेरी बात पर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीटली आपके कोर्स में कवर किया गया है। इन्होंने क्या गेम खेला आपके साथ में कि ये तो आपकी स्टार्टिंग की यूनिट्स जिसमें हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन कर सकता है, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये बातें सब सेक्शन 1 to 75 में चलेंगी। अब बात आती है साहब सेक्शन 76 से 123। ये जो मामला था ये माल को खरीदने बेचने का था। इनको आज की डेट में यहां से हटा दिया और एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और ये आपके कोर्स में है। इन्होंने आपको एक अलग से एक्ट पकड़ा दिया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से 123 को गायब कर दिया। जब आप अपना स्टडी मटेरियल उठा के देखेंगे, पहली यूनिट पढ़ेंगे चैप्टर 2 की, तो वहां पर आप देखोगे कि इन्होंने 1 से 75 लिखा फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया 124 से। तो कोई पूछे भाई 76 से 123 कहाँ गई? वो यहाँ से हट गई और हट करके अपन के एक नया एक्ट बन गया। सेम कहानी इन्होंने किसके साथ करी? 239 से 266 के साथ। पार्टनरशिप को भी कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है और इसका एक अलग एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखो आप जो तीन एक्ट पढ़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है। बस सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन हटा के नया एक्ट बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पार्टनरशिप के प्रोविजन को यहां से रिमूव करके नया एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये दोनों आपके कोर्स में है। तो इट मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कंप्लीट कोर्स में है। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए मर्केंटाइल लॉ, या क्या कह दूं, कॉमर्शियल लॉ। कैसा कानून है ये? कॉमर्शियल कानून है। और सीए का मतलब ही कॉमर्शियल होता है। कॉमर्स लिए कॉमर्स का लॉ पढ़ाएंगे और ये कॉमर्स का पहला लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये मर्केंटाइल लॉ है। मतलब सर इसमें देखो सोशल एक्टिविटी नॉर्मली कवर नहीं होती, हो सकती है पर नॉर्मली कवर इसमें नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने अपनी बर्थडे पार्टी पे मुझे इनवाइट किया, उसने मुझे ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं उसके बर्थडे पार्टी पे गया तो वहां पे एक लॉक लगा हुआ था अप्रैल फूल और एक स्माइली बुद्धा लगा दिया। मैं कहा यार हर एक दोस्त कमीना होता है, आज तो इसने
बेवकूफ बना दिया। अच्छा मैं गया मेरी वाइफ के साथ, तो वहां साहब और थोड़ी सी इंसल्ट फील करी, बोला ऐसे दोस्त रखते हो गया। अब क्योंकि वापस घर जाके हम खाना नहीं बना सकते, होटल में जाके मुझे खाना खिलाना पड़ा बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको। उसमें मेरे 2-2,500 रुपए का बिल आ गया। तो मैंने साहब मेरे दोस्त के ऊपर केस ठोक दिया कि ये पेमेंट तेरी वजह से लगा, तो मुझे दे, क्योंकि तूने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्टेंस किया था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? मेरा कि फिर क्वेश्चन है क्यों नहीं बना? क्या उसने ऑफर किया था? किया था। मैंने एक्सेप्टेंस दी थी? दी थी। प्रॉमिस बना? बिल्कुल बना। कंसिडरेशन बिल्कुल है, हम दोनों की दोस्ती गहरी होती। और कंसिडरेशन में दिमाग नहीं लगाना, पैसा नहीं सोचना। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर आपने ऑफर किया है, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, यही अपने आप में कंसिडरेशन है, यही अपने आप में कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन भी हो गया, तो क्या बन गया? ये एग्रीमेंट बन गया। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना? क्या दोस्त के साथ में डिनर करना इलीगल है? नहीं है। क्या इम्पॉसिबल था? नहीं था। लेकिन हमारा इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाउंड करने का नहीं था। इसलिए ये एक्ट जो है ये उनकी ज्यादा व्याख्या करता है जो कॉमर्शियल हैं। इसलिए आपके पूरा कोर्स में इन्होंने कवर करा है। थीम समझ में आ गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने से पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री। सर किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हो? सुनते जाओ। सबसे पहली बात, ये आपका चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1, नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा साहब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जब आया, क्या उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे? अब कॉन्ट्रैक्ट तो जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से हो रहे हैं। आप कुछ खाना भी खा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट है भाई। तो होते थे, पर उन दिनों में एंशियंट और मिडिल टाइम में किसी तरह के कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। मतलब कोई अलग से एक्ट नहीं था, लॉ नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो होते थे पर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। प्राचीन और मध्यकालीन युग की बात कर रहे हैं हम, मॉडर्न जमाने की बात नहीं कर रहे। तो देखो ये आपके स्टडी मटेरियल का कंटेंट है, ठीक है। हमें पढ़ना स्टडी मटेरियल से ही है, उसके कंटेंट को आपको लर्न करना है, क्योंकि आईसीआई आपको मार्क्स तभी देगा जब आप स्टडी मटेरियल पे फोकस करें। मैंने इनमें क्या किया है कि कुछ पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करके कीवर्ड्स दे दिए हैं। तो आपको पहला कीवर्ड क्या है याद करना है कि इन एंशिएंट टाइम देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का कोई कानून नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे। उन दिनों में देखो ये सब लॉ की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग झूठ नहीं बोलते थे। अब हम उसको पढ़ना जा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले था। हमारे यहाँ पर हिंदू लॉ में कई सोर्स निकाले गए। हिंदू लॉ जानते हो आप, जो हिंदुओं पर लागू होता है। सर हिंदू लॉ मुस्लिम पे अप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं होगा, उनका अलग कानून है, ये पर्सनल लॉ है। तो हिंदू लॉ में हमारे क्या क्या मिले हमको? वेद, आप कहते हो ना वेद, उपन्यास, ये सब। तो हिंदू लॉ में थे वेद, धर्मशास्त्र, स्मृतिज, श्रुतिज, इन सब में लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि हाँ ये एक कानून होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब नियम बने हुए थे। जैसे वेद हमें बताते हैं कि सुबह उठ के ये काम करना चाहिए, ठीक है। वेद शास्त्र एक तरह के नियम ही थे जो सिमिलियर थे किसके? कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब उन्हीं को वेद के थ्रू, ग्रंथों के थ्रू ही फैसले होते थे कि साहब ये शास्त्रों में ये बात लिखी, तुमने शास्त्र की पालना नहीं करी। देखो महापुराण में लिखा है, ठीक है, महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है। अपन उन वेदों को ही एक क्या मानते थे? कानून मानते थे। ये हिंदू लोग के टाइम की बातें हैं। फिर समय बदला साहब, हमारे देश में मौर्यों का राज आया। तो मौर्य के टाइम पे इन्होंने क्या किया? जो मौर्य आए थे उन्होंने एक ही बात कही कि साहब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा किस फॉर्मेट में होगा? बायलैटरल ट्रांजैक्शन होगा। ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सब कॉन्ट्रैक्ट कभी सिंगल पर्सन के बीच नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो बायलैटरल ट्रांजैक्शन होगा और किसी से जोर जबरदस्ती करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना, उसकी जो कंसेंट है वो आपको कैसी लेनी है? फ्री लेनी है। फ्री का मतलब बिना पैसे नहीं, विदाउट प्रेशर।
विदाउट प्रेशर, विदाउट इन्फ्लुएंस। तो मौर्यों के टाइम पे ये दो बातें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हुई कि साहब किसी से जोर जबरदस्ती आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, बंदूक के दम पे नहीं कर सकते, डरा धमका के नहीं कर सकते, उसकी कंसेंट आपको फ्री लेनी है, और कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कांटेक्ट अकेला आदमी खुद से नहीं करेगा। ये मौर्यों के टाइम की बात हुई। उसके बाद में आ गए कौन साहब? मुगल। मुगलों का जो राज था वो हमारे इंडिया के लिए थोड़ा सा टिपिकल दौर था, क्योंकि उनके अपने खुद के कानून थे, जिससे मोहम्मडन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। मुगलों के जमाने में लॉ का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्ट बना, लेकिन वो जो लॉ था वो मोहम्मडन लॉ था, और उन्होंने पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल कर दिया। अब मोहम्मडन्स में आपने सुना होगा, सब बच्चों ने सुना होगा कि शादियों में क्या कहते हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो ये शब्द जो है मोहम्मडन शब्द थे, जो अरेबिक वर्ड से उत्पन्न हुए, और अरेबिक में कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है आकद। देखो AQD जो है ना, इसके प्रोनाउंस कैसे करोगे? आकद। तो ये अरेबिक भाषा थी, अरेबिक भाषा में कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते थे? वो आकद। और आकद करने के लिए इन्होंने कहा, भाई थीम वही थी कि किसी के साथ आकद करना चाह रहे हो तो पहले उसका इजाब करो। क्या करो? इजाब। इजाब का मतलब होता है ऑफर। तो बताओ ऑफर को अरबिक भाषा में क्या बोलते थे? इजाब। और सामने वाले आपके इजाब को क्या करे? कबूल। आपके इजाब को क्या करे? कबूल करे। तो आपका ऑफर होता है इजाब, और एक्सेप्टेंस होती थी कबूल। और इजाब को कबूल है कर दिया। जैसे जब उनकी शादी होती थी तो जो दूल्हा होता था वो अपना ऑफर करता था, नहीं इजाब करता था, और दुल्हन कहती थी कबूल है, कबूल है, कबूल है। समझ में आ रहा है? और जो ही इजाब और कबूल हो जाता तो साहब वो मिठाइयां मारते थे, सवियां मारते थे, और क्या कहते थे कि साहब आकद हो गया, आकद हो गया। आकद हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये मुगल टाइम की बातें थी। इसके बाद में साहब हमारे यहाँ तो देखो अत्याचार तो इतने हुए हैं कि पूछो मत। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का जमाना अलग चला। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इस्लामिक लॉ में ये कहा कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो सर? मतलब आपने का इजाब दिया और सामने वाले ने कबूल किया, मतलब मुंह जवानी वो ये बोल देते थे ना कबूल है, इतने में तो कॉन्ट्रैक्ट, इतने में तो क्या बन जाता था? कॉन्ट्रैक्ट। किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, कोई लिखा पढ़ी, कोई कागज, कोई साइन, कोई कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं, सिर्फ एक शब्द कबूल है। सिंपल रिक्वायरमेंट क्या थी कि दोनों पार्टी की क्या हो जाए? कंसेंट। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एग्री हैं, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। मुगल टाइम में ऐसा था। हाँ, लेकिन आप क्या बोल रहे हो और अगला क्या समझ रहा है, ये बात जरूर हुआ करती थी। सेम थिंग इन सेम सेंस, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वही आप समझ रहे हो और आप उसी की हाँ कर रहे हो। तो मुगल जमाने में ऐसा था। यहां तक समझ में आ गया? हिंदू लॉ में क्या था कि साहब एक रियायत दी गई थी किनको? बच्चों को। इन्होंने कहा साहब छोटे बच्चे या जो नशे में लोग होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स, नशे में जो रहते हैं, नशे पते में जो रहते हैं, या बूढ़े आदमी, देखो ये भी नशा ही मान लो बुढ़ापे का भी, ठीक है, क्योंकि ब्रेन थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो जाता है। हैंडीकैप्ड मतलब लाचार आदमी। तो हिंदू लॉ में ये था भाई इस टाइप के लोग जो हैं इनका तो सामने वाला बेनिफिट उठा लेगा कोई ना कोई। तो हिंदू लॉ में ये कह दिया था भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट आज भी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन और डिस्क्वालिफाइड लो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये हिंदू लॉ में भी था पहले कि साहब माइनर और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स, ओल्ड मैन और हैंडीकैप्ड पर्सन्स ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। हाँ, हमारे हिंदू लॉ में एक स्मृति चला करती थी जिसका नाम था नारदा स्मृति। नारदा स्मृति के अकॉर्डिंग माइनर की क्या डेफिनेशन थी? देखो आज की डेफिनेशन माइनर की क्या है? जिसकी एज 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुई। नारदा स्मृति में क्लियर किया गया कि 8 साल तक की उम्र के बच्चे को हम क्या कहते थे? इन्फेंट। इन्फेंट मतलब शिशु, छोटे बच्चे होते ना जो इधर उधर घूमते रहते हैं, छोटे बच्चे, 8 साल तक को वो इन्फेंट मानते थे। और 8 से 16 साल के बच्चों को वो किशोर मानते थे। बॉयहुड के भी किशोर है, जवान है।
16 साल के बाद उसको एलिजिबल मान लेते थे। तो ये ध्यान रखना, हमारी जो स्मृति थी नारदा स्मृति, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आफ्टर 16 ईयर ही हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और माइनर की एज आज की डेट में 18 ईयर है, और पहले कितनी थी 16 ईयर। ये अपन एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इनकी। अब ब्रिटिश काल आया साहब, ब्रिटिश ने क्या किया वो समझो। ब्रिटिश जो यहाँ आए थे वो रूल करने नहीं आए थे, व्यापार करने आए थे। तो उन्होंने कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो चार्टर्ड कंपनी थी, यानी कि उसको शासन करने का पावर था। उसने क्या किया, हमारे जो मेन ट्रेड के प्लेस थे, जो उन दिनों में 3 हुआ करते थे, दिल्ली तो थी नहीं उस टाइम, उन दिनों में 3 हुआ करते थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, यानी कि बंगाल। यहाँ पे पोर्ट हुआ करते थे और यहाँ पर इन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के एरिया को तो इन्होंने कैपिटल बना दिया, और उसके आजू बाजू के सारे एरिया को प्रेसिडेंसी टाउन बना दिया, और इन्होंने एक एक्ट बना दिया इंग्लिश लॉ। तो इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही था, जो कहां अप्लीकेबल होता था, प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, वहां अप्लीकेबल होता था। और ये एक्ट बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन किंग थे, किंग जॉर्ज ने 1726 में ये एक्ट बनाया था। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले का एक्ट था, जिसे कहते थे इंग्लिश लॉ। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं था, ये सिर्फ कहां अप्लीकेबल था, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में। यहां तक समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम अंग्रेजों के साथ क्या आई कि उन्होंने तो एक्ट बना दिया, पर हमारे यहाँ तो साहब धर्म के हिसाब से कानून चल रहे थे कि हिंदू लॉ है तो हिंदू वेद, स्मृति, श्रुति इनके हिसाब से होगा, मुस्लिम है तो मोहम्मदन लॉ लगेगा, वहां इजाब, कबूल, अकद, ये सब नियम चल रहे थे, और हिंदू और मुस्लिम दोनों रह रहे थे यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अंग्रेजों ने तो धर्म के हिसाब से कानून बनाया नहीं, तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई 2 पार्टी है, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम, तो हम कैसे फैसला करें। अगर दोनों मुस्लिम होते तो मोहम्मदन एक्ट के तहत हो जाते, दोनों हिंदू होते तो हिंदू एक्ट के तहत हो जाते, हम कैसे फैसला करें। तो इन्होंने इसको उस टाइम क्लियर किया था कि सब मान लो एक्स और वाई 2 लोग हैं, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। एक्स क्या है, हिंदू है, और वाई क्या है, मुस्लिम है। समझ में आ रहा है, एक्स क्या है, हिंदू, और वाई क्या है, मुस्लिम। अब दोनों के देखो रिलीजन क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहां पर अगर कल को कोई वाद विवाद हो जाए, और अंग्रेजों के टाइम में क्या आ गया, इंग्लिश लॉ, तो इन्होंने कहा भाई हम कौन से धर्म के हिसाब से फैसला करें, हिंदू से करेंगे, मुस्लिम से। तो इन्होंने इसको क्लियर किया था कि जो डिफेंडेंट का लॉ है, डिफेंडेंट मतलब समझ गए, मुलजिम, आरोपी, जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया। जैसे मान लो एक्स ने आरोप लगाया वाई के ऊपर कि साहब मेरे से इसने कांटेक्ट किया था, इसने पलटी मार दी, तो वाई का धर्म क्या हो गया, मुस्लिम। तो मोहम्मदन एक्ट के तहत इंग्लिश लॉ लागू करते हुए काम होता था। और अगर वाई ने केस किया होता एक्स के ऊपर, तो बताओ मुलजिम कौन है, मुलजिम कौन है, एक्स, तो एक्स के हिसाब से होता। तो ये समझ लेना, जो अपराधी होता है उसका कानून ले लिया जाता था। ये अंग्रेजों के जमाने की बात थी, और ये प्रेसिडेंसी टाउन में फॉलो होता था। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि साहब अगर कोई ऐसी सिटी है जो प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर थी, क्योंकि प्रेसिडेंसी टाउन में 3 ही तो ली इन्होंने, कौन कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। लेकिन मान लो कोई जयपुर का था उस टाइम, तो फिर इन्होंने कहा कि साहब हम इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल नहीं करेंगे, हम ये मान लेंगे जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस। आप कहेंगे सर मतलब हम ये मान के चलेंगे कि सभी के साथ न्याय हो, किसी के साथ में अन्याय नहीं हो, और सभी को कानून एक नजर में मान के चलता है, इक्वल है, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, और जिसने क्राइम नहीं किया, जिसने गलती नहीं करी, उसको दंड नहीं मिलेगा। ये एक बेसिक गवर्नेंस होता था इंग्लिश लॉ का। मैंने देखा कई बार बच्चे पूछते हैं सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था उस टाइम, कौन सा एक्ट लागू होता था, तो कई आंसर देते हैं जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस। लेकिन ये कहाँ होता था, जब प्रेसिडेंसी टाउन नहीं थे उस सिटी पे। प्रेसिडेंसी टाउन वाली सिटी पे कौन सा एप्लीकेबल होता था, इंग्लिश लॉ, और इंग्लिश लॉ में भी देखा जाता था धर्म। यहां तक समझ में आ रही बात। ये सारी कहानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने से पहले की थी।
तो अब देखो बच्चों कैसे लर्न करना है, ये पूरी प्रोसीजर मैंने आपको एक्ट आने से पहले की बता दी। एक्ट आने के बाद की कहानी अपन बाद में पढ़ेंगे। कैसे याद करोगे, सबसे पहले प्राचीन समय में, मिडिल टाइम में किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर स्पेसिफिक लॉ नहीं था। अब देखो ये जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट करें, तो ऐसे याद करो, नो स्पेसिफिक लॉ एट दैट टाइम फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। फिर सब हिंदू सोर्स के डिफरेंट सोर्स से, वेद, श्रुति, स्मृति, इनसे हम एक डिस्क्रिप्शन लेते थे। फिर सब मौर्यों का टाइम आया, मौर्यों ने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कम से कम 2 लोग हो, बायलैटरल ट्रांजैक्शन हो और फ्री कंसेंट के ऊपर बेस्ड हो। फिर मुगलों का टाइम आया, मुगलों ने क्या किया, अपने खुद का एक मोहम्मडन लॉ बना दिया जो मुगल पे लागू होता था, मुस्लिम पे लागू होता था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया क्योंकि वो उनकी भाषा अलग थी, अरबी से आए थे, अरबिक वर्ड थे। आकद करके कॉन्ट्रैक्ट को बोलते थे, ऑफर को क्या बोलते थे वो इजाब, और एक्सेप्टेंस को क्या बोलते थे कबूल। तो ये बोलते थे भाई हमें और कोई फॉर्मेलिटी जरूरत नहीं है, कबूल हो गया तो मामला डन है, पर कबूल दोनों तरफ से होना चाहिए। तो हमारी तरफ से कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बस इतना सा हो जाना चाहिए। हमारे हिंदू लॉ में उस टाइम ये लिखा हुआ था कि माइनर, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, हैंडीकैप्ड, ओल्ड मैन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। और उस टाइम की स्मृति में 16 साल तक की उम्र के बच्चे को माइनर माना जाता था, 16 साल के बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। ये हमारे हिंदू लॉ में लिखा हुआ था। फिर ब्रिटिश पीरियड आया, ब्रिटिश पीरियड ने इंडिया को 2 पार्ट में बांट दिया, एक प्रेसिडेंसी टाउन वाली सिटीज और एक अदर। प्रेसिडेंसी टाउन वाली सिटीज पे इंग्लिश लॉ अप्लीकेबल कर दिया और उनमें ये कह दिया भाई 2 अगर पार्टी हैं, दोनों के अलग अलग धर्म है, तो डिफेंडेंट का हम रिलीजन ले लेंगे। और जिन पे प्रेसिडेंसी टाउन के अलावा आउटसाइड सिटी है वहां पर कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, उनका जस्टिस, सिक्योरिटी और गुड कॉन्शियंस, यही हम इसको यूज करेंगे। ये सारी बातें चलती थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने से पहले। तो कोई सर्टेनिटी नहीं थी, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। इन सबको खत्म किया अंग्रेजी कानून में। इंग्लिश लॉ के टाइम क्या आया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। तो बच्चों आज मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन से पहले की हिस्ट्री बता दी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये बता दिया है, और किस तरीके से आपको स्टडी करनी है ये बता दिया है। कल हम फिर लौटेंगे आपके इसी टॉपिक को कंटिन्यू लेते हुए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू, नमस्ते।